मैं बिहार के दूसरे नीतीश कुमार को देख रहा हूं, क्योंकि नीतीश कुमार भी यही करते हैं जो आप कर रहे हैं। जितनी चीज़ें होती नहीं है उससे ज़्यादा बताई और दर्शाई जाती हैं। तो आप निशाने पे क्यों रहते हैं, यही समझा दीजिए ना। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंसे थे, विरोधी भी थे अपने भी थे। चिराग अभिमन्यु हो गए हैं क्या आज की डेट में? अब मुझे पता नहीं मैं अभिमन्यु हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, बट इस बार कम से कम अभिमन्यु का वध नहीं होगा। प्रयास बहुत हो गए और जैसे ही सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ, तमाम लोग आप लोग लग गए, लग ही नहीं रहा है कहीं कुछ था। 4 सीटों को लेकर हमारे बीच में एकदम खींचातानी चल रही है। लंबे समय के बाद पहली बार मुख्यमंत्री जी का मेरे आवास में आना हुआ। आपकी नाराजगी खबर जब आई, बीजेपी के पसीने छूट गए। मंत्रालय वाला बयान देखिए, आपने हरकम मचा दिया। ऑफकोर्स कुछ सीटें थी जो मैं चाहता था। एट द सेम टाइम मटिहानी को लेकर मैं भी तो परेशान हूँ ना। अब नहीं मिली तो मेरे लिए भी बहुत आसान है, भैया ट्वीट कर देना। अटैक कर देते हैं जीतन राम मांझी, अटैक कर देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट के लिए रूस जाते हैं, लगा के गठबंधन ही छोड़ देंगे। गिरिराज जी रूस जाते हैं। और वो इतने गंभीर होते नहीं है जितनी गंभीरता उसकी बढ़ा के दिखा दी जाती है। इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो एलजेपीआर से कोई ना कोई डिप्टी सीएम होगा। सब जनता के सामने है, किसने किसको क्या कहा नहीं कहा, जनता उस हिसाब से फैसला करेगी। एनडीए वाकई 225 जीत रही है, घूम रहे हैं आप, ईमानदारी से बताइएगा। आज सहनी साहब को अगर इस बात की खुशी है तो उनके समाज को इस बात की चिंता होनी चाहिए। उस जिलाध्यक्ष की क्या भूमिका होगी? एक जगह जाके दूसरी पार्टी को गलियाएंगे और दूसरी जगह जाके बोलेंगे कि नहीं बहुत अच्छा है। तो ये भी चली कि आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, हालांकि मैंने चेक कर लिया था। हाँ बिल्कुल, और आपने चेक किया था और आपने मेरे कई करीबियों का जिक्र इसमें कर दिया है। नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना, सरकार बनेगी तो यकीनन मेरे लिए इससे बड़ी तारीफ और कुछ नहीं हो सकती। देखिए, मेरे चेहरे पे नहीं जाइएगा, क्योंकि चिराग पासवान जी का इंटरव्यू करने के लिए 3-4 घंटे सफ़र करके मैं आ रहा हूँ। चुनाव का मौसम है, फील्ड में था, लेकिन समय मिलना भी मुश्किल है। व्यस्त रहते हैं, चुनाव प्रचार भी करना है, एनडीए को जिताना है। एनडीए को 225 सीटें जितानी है। देखिए, तमाम सवाल इंटरव्यू आपने इनके देख लिए होंगे, कोई सवाल रिपीट नहीं होगा, नए सवाल होंगे। चिराग जी, मैं ये मान लूँ कि क्या मैं बिहार के दूसरे नीतीश कुमार को देख रहा हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार भी यही करते हैं जो आप कर रहे हैं। प्रेशर बिल्ड करते हैं सहयोगियों को, आपको पता होता है कि कैसे प्रेशर में लाना है। शांत होते हैं, निगोशिएट करते हैं, सब कुछ मनवा लेते हैं, और उसके बाद भाई क्या तस्वीर दिखी है मुख्यमंत्री जी के साथ आपकी, कल वाली। हाँ, कल वाली। देखिए, अगर आप ये कह भी रहे हैं और अगर इस दृष्टि में मेरा और मुख्यमंत्री जी का नाम अगर एक साथ आ रहा है, तो यकीनन मेरे लिए इससे बड़ी तारीफ और कुछ नहीं हो सकती। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली रही है, आपने दूसरे परिप्रेक्ष्य में इसका जिक्र किया, प्रेशर पॉलिटिक्स एंड विद इन द अलायंस। मैं उस दृष्टि से हट के इसको इस दृष्टि में देखता हूं कि उनके पास जो अनुभव है, उनकी जो कार्यशैली रही है, बिहार को विपरीत परिस्थितियों में संभाल के रखा, बिहार बिहारियों के लिए उनके द्वारा लिए गए निरंतरता में फैसले, योगदान, कार्य, अगर मैं उसका अंश भर भी अगर मैं बन पाऊँ तो यकीनन मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं ये मानता हूँ कि कई बार जितनी चीज़ें होती नहीं है उससे ज़्यादा बताई और दर्शाई जाती हैं। चुनाव के दौरान, सीट शेयरिंग के दौरान, जिस तरीके से कि मेरी मुख्यमंत्री जी के बीच में नाराज़गी है। अरे, खबर तो ये भी चली कि आपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, हालांकि मैंने चेक कर लिया था। हाँ बिल्कुल, और आपने चेक किया था और मोबाइल मेरा उस वक्त ऑन था। तो इस तरीके के नैरेटिव सेट किए जाते हैं। 4 सीटों को लेकर हमारे बीच में एकदम खींचातानी चल रही है। बताइए, सोनबरसा जैसी सीट का जिक्र हुआ जिसमें मेरी कोई दावेदारी ही नहीं थी, मैंने उसका जिक्र तक नहीं किया था। तो इन चीज़ों को लेकर ना ये नैरेटिव सेट किया जाता है, बट हकीकत इसके विपरीत होती है। और मुझे लगता है वो हकीकत वाली तस्वीर कल देश ने और बिहारियों ने सबने देखी। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी मेरे घर पर आए, मैं कार्यालय का भी जिक्र नहीं करूँगा, मेरे लिए बड़ी बात है क्योंकि वो लंबे समय के बाद पहली बार मुख्यमंत्री जी का मेरे आवास में आना हुआ। जिस तरीके से पूरे परिवार से वो मिले और खुद एक एक को बुलाकर उन्होंने मुलाकात की, तो ये उस सहजता को दर्शाता है जिसके विपरीत हम दोनों के बारे में बातें कही जाती हैं कि नाराज़गी है
और दरारें हैं ये सब। तो मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी और मैं आज की तारीख में एक बहुत खूबसूरत रिश्तों की दहलीज पर हैं। नहीं, मैं इसलिए भी ये कह रहा था, देखिए मीडिया में खबर चले, आपने कहा नैरेटिव सेट किया जाता है, कई चीज़ें सही होती हैं, कई चीज़ें गलत होती हैं, लेकिन आपकी नाराज़गी खबर जब आई, बीजेपी के पसीने छूट गए, मंत्रालय वाला बयान देके आपने हड़कंप मचा दिया। नीतीश कुमार के बारे में खबर आई कि रूठ गए हैं, रात भर मीटिंग चली संजय झा जी के आवास पे, इसलिए मैं इस कंपेयर की बात कर रहा हूं। और जैसे ही सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ, तमाम लोग आप लोग लग गए, लग ही नहीं रहा है कहीं कुछ था। मैंने ना हमेशा जब ऐसे नेगोशिएशंस होते हैं, मैं उसकी गंभीरता को मैं समझता हूँ, और बहुत सेंसिटिव दौर होता है वो गठबंधन के भीतर। स्वाभाविक है, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, हर किसी की अपने दावेदारी है, इस आधार पर कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके नेता चुनाव लड़ें। मैं लड़ रहा था विद इन द अलायंस ऑल्सो नेगोशिएशंस के दौरान, बट मैं अपने नेताओं के लिए लड़ रहा था, मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा का समावेश इस चुनावी रण में मैं कर सकूं। बट हाँ, वो दौर इतना सेंसिटिव होता है कि आपकी कही हुई हल्की सी बात, और बात तो आप नहीं भी बोली तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को रीड किया जाता है कि अभी चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो अभी चेहरे पे तनाव है, तो अभी नाराजगी है। आपकी तनाव तो था, अनचाहा बयान आपने दिया था जब नित्यानंद राय जी के साथ पहली बार आप निकले थे। देखिए आपके एक्सप्रेशन को हम लोग भी समझते हैं चिराग जी तो वो अनचाहा एक्सप्रेशन तो था। हाँ, बट उसके पीछे के कारण कदे वो नहीं थे जो चल रहे थे कि मेरी जदयू ने मेरी सीटों पे प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए। ऑफकोर्स कुछ सीटें थीं जो मैं चाहता था कि मैं लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मेरे प्रदेश अध्यक्ष भी गोविंदगंज से मैं चाहता हूँ और चाहता था कि वो चुनाव लड़ें, मैं लड़ रहा था उनके लिए। मेरी सांसद की सुपुत्री हैं जो गायघाट से जो चुनाव लड़ रही हैं, कुंभ, मैं चाहता हूँ कि उनकी सीट मिले। नहीं मिली तो एक ऑल्टरनेटिव निकला कि चलिए सिंबल अगर जदयू का है तो चुनाव वो उसके ऊपर लड़ लेंगी। ये प्रयास हम लोगों ने किए रीच आउट करने के, बट जब तक हम लोग कंफर्टेबली वहाँ तक उस लक्ष्य तक हम लोग पहुँचे नहीं, तब तक स्वाभाविक है कि वो टेंशन होती है, वो दिखती भी है चेहरे पे। बट मैं बयान इसलिए ऐसे समय पे मैं नहीं देता, और मैं मीडिया एकदम अवॉइड कर लेता हूँ, सो दैट हाँ, क्योंकि इवेंचुअली क्या है, चीज़ें सुलझ जाएंगी। बट आप उस टेंशन में आप कोई गलत बयान दे दें या आप कुछ बोल दें। अब कैसे, अब गिरिराज जी मुझसे कितना प्यार करते हैं मैं जानता हूँ, बट उनका वो ट्वीट करना मैं समझ रहा हूँ कि बकरी की सीट को लेके हो सकता है, बट एट द सेम टाइम मटिहानी को लेके मैं भी तो परेशान हूँ ना। मैं भी तो परेशान था, मेरी इकलौती सीट थी वो, जो मैंने विपरीत परिस्थितियों में जीती थी। अब नहीं मिली तो मेरे लिए भी बहुत आसान है, भैया ट्वीट कर देना। बट वो क्षण भर का ही आक्रोश होता है, उसको अगर आप नियंत्रित कर लें, इवेंचुअली तो साथ प्रचार कर ही रहे हैं ना। तो आप निशाने पे क्यों रहते हैं, यही समझा दीजिए ना। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंसे थे, विरोधी भी थे अपने भी थे। चिराग अभिमन्यु हो गए हैं क्या आज की डेट में? विरोधी तो टारगेट करते ही और विरोधी कम करते हैं। इनफैक्ट तेजस्वी यादव हार्ड अटैक नहीं करते हैं आप पे, प्रशांत किशोर अटैक करते ही नहीं हैं। अटैक कर देते हैं जीतन राम मांझी, अटैक कर देते हैं उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट के लिए रूस जाते हैं, लगा के गठबंधन ही छोड़ देंगे, गिरिराज जी रूस जाते हैं। तो अभिमन्यु हो गए हैं क्या? अब मुझे पता नहीं मैं अभिमन्यु हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, बट इस बार कम से कम अभिमन्यु का वध नहीं होगा। प्रयास बहुत हो गए, पर इस बार अभिमन्यु का वध नहीं होगा, ये मैं जानता हूँ। और देखिए, चक्रव्यूह से निकलना जानते हैं, चक्रव्यूह से निकलना जानता हूँ। इससे पहले भी कई बार रचे गए थे मेरे लिए, अब जब उनको तोड़ के निकल आए तो आगे भी अब अपने अनुभव से मैं बढ़ पाऊंगा। बट फिर ये वही बातें हैं, देखिए नाराज़गी मैं समझता हूँ, और इसीलिए जब मैं बोलता हूँ ना कि ऐसे समय में शांत हो जाना चाहिए। अब जैसे अब उपेंद्र जी का, अब कल हम लोग प्रधानमंत्री जी के मंच पे थे, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मेरा सासाराम में कैसे प्रोग्राम होना चाहिए। वो चाहते हैं कि मैं कैंप कर जाऊँ वहाँ पे आके, कार्यक्रम सभा भी हो, रोड शो भी हो। अब हम लोग उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो 4 दिन पहले क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था, उसकी कोई मायने ही नहीं है। कल आदरणीय मांझी जी साथ में मंच पे, अब वो इतने प्यार से कि नहीं बाबू तुमको 2 दिन का कार्यक्रम हमको देना है, ये वो अच्छा मांग रहे हैं ना। हाँ। तो जरूरत होती है तो चिराग जी से तो टाइम मिल ही जाता है। पिछले बार भी हमने उपचुनाव में देखा था। नहीं, वो हम जाएंगे, ये हर सहयोगी की जिम्मेदारी है, ये आपको ऐसे ही काम करना। इसीलिए मैं कभी कभी मैं कहता हूँ कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए जो तनावपूर्ण हो, उस वक्त शांत रह जाए, अकेले में वो हो जाएगा। और जो हम लोग करते भी हैं कई बार, पर ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं और वो इतने गंभीर होते नहीं है जितनी गंभीरता उसकी बढ़ा के दिखा दी जाती है। अच्छा, मतलब मसाला जहाँ मिलेगा वहाँ दिखलाया भी ना जाए। लेकिन चिराग जी, मैं आगे सवाल पे बढ़ूँ, और मुझे पता है कम समय पे है, लेकिन आपने चूंकि मटिहानी का जिक्र कर दिया, मेरा सवाल सिर्फ मटिहानी को लेकर नहीं। मेरा सवाल है, आपने मांझी जी का कहा चुनाव प्रचार के लिए समय मांग रहे थे, मेरा सवाल है
आनंद मोहन के बेटे चेतन लड़ रहे हैं नवीनगर से, मटिहानी से राजकुमार सिंह लड़ रहे हैं। क्या ऐसी सीटों पे चिराग पासवान जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए? क्योंकि सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, बड़ा भाई भी बता रहे हैं, चेतन कह रहे हैं चिराग मेरे बड़े भाई हैं। क्या ऐसी सीटों पे चिराग पासवान चुनाव करने जाएंगे जहां पे कभी ना कहीं क्लेश रिफ्ट रहे हैं? आपने मेरे कई करीबियों का जिक्र इसमें कर दिया है। जब हम लोग चुनावी रण में हैं तो गठबंधन की राजनीति की मर्यादा को निभाने की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। ऐसे में जैसे नेगोशिएशंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने एक नोडल बॉडी के तौर पर जिम्मेदारी ली थी तमाम सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा, सीटों का चयन, ये सब करने की, वैसे ही कार्यक्रमों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ही एक नोडल बॉडी के तौर पे कार्य कर रही है कि मेरे कार्यक्रम जदयू की किन सीटों पे, मेरे कार्यक्रम भाजपा की किन सीटों पे, मांझी जी उपेंद्र जी की सीटों पे कैसे लगेंगे। ऐसे में मेरी प्राथमिकता वाली कई सीटें हैं। अब जैसे उपेंद्र जी के यहाँ की मेरी सीट है प्राथमिकता वाली, मांझी जी के यहाँ की कई सीटें, जदयू की कई सीटें हैं, भाजपा की कई सीटें हैं, वो रहेंगी जिसमें मैं ज़रूर सुनिश्चित करूंगा कि मैं जाऊँ ही जाऊँ। बट इवेंचुअली बाकी सारी सीटों पर भाजपा और गठबंधन जहाँ तय करेगा मैं ज़रूर जाऊँगा। माफ़ कर देंगे? माफ़ करने वाला मैं कौन होता हूँ प्रभु। नहीं ठीक है, अब थोड़ा आप पे भी आ जाते हैं। देखिए कई बार कई कार्यकर्ता समझ नहीं पाते हैं कि चिराग पासवान के पास 29 सीटें आई, हालांकि बहुत आई, ठीक है, लेकिन उसमें कई लोग को टिकट नहीं मिला, कई लोग नाराज हुए, कई लोगों ने सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें कही। चिराग पासवान क्यों चूक जाते हैं? बीजेपी के साथ है, बीजेपी ने तमाम नाराज लोगों को मना लिया। क्या चिराग पासवान उन लोगों से विक्षुब्ध हो जाते हैं कि भाई टिकट नहीं मिला इसलिए तुरंत आप आरोप लगा देते हैं पार्टी पे, नेता पे, या फिर आपको बीजेपी के अमित शाह की तरह होना चाहिए कि जो नाराज है उससे बुला के मिल लो? सो भाई देखिए, मेरी परिस्थिति को ये समझना आपको पड़ेगा। मैं पिछली बार 137 सीटों पे मैं चुनाव लड़ा हूँ। पिछले 3 सालों में पार्टी कई उतार चढ़ाव से गुजरी है। उसके बावजूद भी 100+ की संख्या ऐसी थी मेरे पास जिसमें सबका समावेश करना मेरे लिए संभव नहीं था। भाजपा और जदयू की आप बात बोलें तो 2005 से लगातार ये लोग एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ते रहे हैं। ऐसे में मोर और लेस पता है, कुछ सीटें 10-15 सीटें आगे पीछे वो पता है, बट एक बड़ी संख्या ऐसी है जिनका समावेश सेट अनसेट वे में पहले से ही रहता है। मेरे लिए ये नई परिस्थिति थी बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी कि मैं एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। एनडीए, ओरिजिनल एनडीए, जिसमें जनता दल यूनाइटेड समाहित है। 2005 की अगर आप बात करें तो 2005 में मेरे पिता ने अकेले चुनाव लड़ा, दोनों फरवरी और नवंबर का। 2010 में हम लोग राजद के साथ थे और भारतीय जनता पार्टी और जदयू चुनाव लड़ रहे थे। 2015 में जब हम लोग भाजपा के साथ आए तो जदयू और राजद एक साथ आ गए थे, और 20 का चुनाव मैंने अकेले लड़ा। तो पहली बार मैं उस ओरिजिनल ओजी एनडीए का हिस्सा बन के विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। लोकसभा मैंने ज़रूर लड़े 19-24 दोनों, विधानसभा का। तो ऐसे में मेरा समावेश ज़्यादा कठिन था, और वो भी तब जब मैंने 2020 में 137 सीटों पे मैंने चुनाव लड़ा। तो एक बड़ी संख्या ऐसी थी जिनकी नाराज़गी स्वाभाविक है। मैंने व्यक्तिगत मुलाकातों के दौरान प्रयास किया जितने चीज़ों को मैं न्यूट्रलाइज कर सकूं, बट हाँ, मैं इस आक्रोश को भी समझता हूँ, और पहली बार नहीं, मैं 2015 से ये आक्रोश देख रहा हूँ। जिनको नहीं मिलता स्वाभाविक है, वो कई बातें कहते हैं, पर मुझे ये भी पता है कि आज नहीं तो कल, 6 महीने के बाद फिर सबको साथ में ही आना। ठीक है, आपने देखिए चिराग पासवान ने बड़ा मैसेज दे दिया है। जो लोग नाराज हैं, चिराग पासवान किसी को नहीं छोड़ने जा रहे हैं, ये चिराग पासवान ने कह दिया। बड़ी बात कार्यकर्ताओं, उन नेताओं के लिए जो अभी निराश चल रहे हैं, हालांकि बहुत कम संख्या हो गई है। चिराग पासवान जी, अब लास्ट के मेरे 2 सवाल, क्योंकि समय बहुत कम है। एनडीए वाकई 225 जीत रही है, घूम रहे हैं आप, ईमानदारी से बताइएगा। मैं कह रहा हूँ कि 225 हम लोग ज़रूर पार करेंगे, पार भी कर जाएं तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। एक तरफ तो हमारी गठबंधन की ताकत। अब देखिए अमित भाई, आप समझिएगा इस बात को, क्योंकि आप भी राजनीति के विद्यार्थी इन सेंस रहे हैं कि आपने हर डेटा को आपने स्टडी किया चुनाव के साथ साथ। 2020 में देखिए एनडीए का प्रदर्शन विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ पे एक बटा हुआ एनडीए, मैं अलग, उपेंद्र कुशवाहा जी अलग, एक यूनाइटेड महागठबंधन नेता चेहरा, इस बार तो फिर भी खटपट हुई, उस वक्त तो कुछ नहीं था। एक साथ सब लोग आए, बेहतरीन प्रदर्शन रहा, बट उसके बावजूद एनडीए ने सरकार बना ली। इतनी विपरीत परिस्थितियों में आज तो परिस्थिति एकदम ठीक उलट है। आज यूनाइटेड एनडीए और बटा हुआ महागठबंधन है,
जब आपको मुख्यमंत्री का चेहरा तक घोषित करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, इतनी कभी आंखें दिखानी पड़ी, कभी आपको दबाव डालना पड़ा, कभी डर दिखाना पड़ा, तब जाके तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा आप घोषित हुए। तो ऐसे में आज की तारीख में जहां यूनाइटेड एनडीए की ताकत तो है ही है, वहीं कई सीटों पे हमें वॉकओवर इसलिए मिलेगा क्योंकि डिवाइडेड महागठबंधन भी है। अब फ्रेंडली फाइट, राजनीति में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होती है। कहाँ डिवाइडेड है? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साथ घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा कैसे बनाया गया? आज सैनी साहब को अगर इस बात की खुशी है तो उनके समाज को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि महागठबंधन के भीतर इतना लड़ना पड़ा है उनके नेता को, इतने उनको जद्दोजहद करनी पड़ी, तो ये स्वीकार्यता सहज तो नहीं है ना, ये तो कॉम्प्रोमाइज वाली स्वीकार्यता है। तो ऐसे में जब ये परिस्थिति, ये स्वरूप महागठबंधन का, राजद कांग्रेस कई सीटों पे आमने सामने है, लेफ्ट पार्टीज और ये लोग आमने सामने हैं, तो ऐसे में एक जिले में उस जिला अध्यक्ष की परिस्थिति को समझिए, जहाँ पे एक सीट पे महागठबंधन ये राजद और कांग्रेस आमने सामने लड़ाई लड़ रही है और बाकी की 5 सीटों पे ये लोग एनडीए के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस जिला अध्यक्ष की क्या भूमिका होगी? एक जगह जाके दूसरी पार्टी को गलियाएंगे और दूसरी जगह जाके बोलेंगे कि नहीं बहुत अच्छा है। कैसे होगा ये? परछाई पड़ेगी ही पड़ेगी दूसरी सीटों पर भी इस फ्रेंडली फाइट की। तो मैं ये मानता हूं कि वो भी हमें एक एज देगा कई और सीटों पर। सो इसलिए मैं मानता हूं कि 225 से ज़्यादा सीटें जीत कर हम लोग सरकार, मतलब नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रहने दीजिएगा। ठीक है, आखिरी सवाल। देखिए, आखिरी सवाल, और मैं अपने दर्शकों से बहुत क्षमा चाहूँगा क्योंकि सवाल कई थे, एक्सपेक्ट भी आप कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल समय कम है और इसमें इनका कोई दोष नहीं है, चुनाव का वक्त है। चिराग पासवान चुनाव लड़ना चाहते थे। मैंने अपने एक डिबेट में कहा था चिराग पासवान जिद्दी किस्म के आदमी हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो यकीन मानिए वो करेंगे। उसमें मैंने हाजीपुर का जिक्र दिया था। आप चुनाव नहीं लड़े। अरुण भारती के बारे में चर्चा हुई कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, वो भी चुनाव नहीं लड़ पाए। अब 30 में तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, आप पहले ही घोषणा कर चुके हैं। मेरा सीधा सवाल, एक घोषणा और हुई थी आपके द्वारा कि इस बार अगर एनडीए की सरकार बनती है तो एलजेपीआर से कोई ना कोई डिप्टी सीएम होगा, अभी भी उस चीज़ पे कायम है? देखिए, मुझे लगता है ज़रूर, मुझे लगता है हर वो दल जिसका बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, और मैं मानता हूँ कि नॉट ओनली माय पार्टी बट इवेंचुअली सारे दलों का इस बार स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा। भले अगर कोई कंपैरेटिवली कम संख्या पे भी चुनाव लड़ रहा है, मांझी जी की पार्टी, मैं मानता हूँ कि बेहतरीन स्ट्राइक रेट उनका भी रहेगा, उपेंद्र जी का भी रहेगा, जदयू, भाजपा, हम 5 दल का अच्छा रहेगा, और उनकी संख्या उनके सामर्थ्य के आधार पर उनको सरकार का हिस्सा बनने का भी मौका मिलेगा। मेरे लिए ये बड़ी बात है कि पहली बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक मजबूत हिस्सा बिहार सरकार का बनेगी। अभी तक अधिकांश बार हम लोगों ने समर्थन किया है, एक आध बार जब मेरे चाचा यहाँ पे मंत्री थे, बहुत छोटे कार्यकाल के लिए, वही समय था जब हम लोग सरकार का हिस्सा थे। इस बार एक मजबूत हिस्सा हम लोग सरकार का बनेंगे, ये मैं मानता हूँ। चुनाव में ज़रूर लड़ना चाहता था और मेरी दिली इच्छा थी कि मैं लड़ूं, और वो नेगोशिएशंस फाइनल होते होते इतना समय खिंच गया कि फर्स्ट फेज के नामांकन के लिए तो ना के बराबर हम लोग को समय मिला। एक दिन में ही रातों रात सिंबल दे के सबको भेजा गया कि भाई जाइए नामांकन कीजिए। जल्दबाजी में मेरा एक मरोड़ा वाला सीट का मेरा नामांकन भी आगे पीछे हो गया। बहरहाल अब अंकित वहाँ से चुनाव लड़ रहा, तो वो समय नहीं बचा कि जिसमें मैं और बिहार प्रदेश के हमारे पार्टी के प्रभारी अरुण जी ये फैसला ले पाते कि हम लोग चुनाव कब और कैसे और कहाँ से लड़ें, क्योंकि इसके लिए संसदीय बोर्ड के पास हम लोग को वापस जाना पड़ता, वो व्यवस्था का समय ही नहीं बचा था। नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं ना, सरकार बनेगी तो? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा है। विधायक, मैं अपने विधायकों के बिहाफ पे बोल सकता हूँ, मैं ज़रूर, मेरे विधायक एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के लिए उनका दोबारा चुनाव करेंगे। चलिए, देखिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जोड़ी, देखिए हमेशा इन दोनों के बारे में कहा जाता रहा है कि एक दूसरे को शतरंज की सहमत से आगे पीछे करते रहते हैं, लेकिन अगर ये जोड़ी साथ आ गई है, और देखिए मैं चुनाव में घूम रहा हूँ, बतौर पत्रकार, बतौर 19 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अगर एनडीए का सबसे 2 मजबूत वोट बैंक अभी ग्राउंड में है तो पहला नीतीश कुमार का, दूसरा चिराग पासवान का। कोई संशय नहीं है, एनडीए इन्हीं दोनों चेहरे के सहारे आगे बढ़ रहा है, और अगर ये दोनों जोड़ी साथ आ गई है तो समझिए आगे चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है।